Eternal Hospital Jaipur, a 250 plus bedded multi-specialty hospital founded in 2013, is the realization of a visionary dream by globally renowned cardiologist Dr. Sameen K. Sharma and Mrs. Manju Sharma. Inspired by Mount Sinai's world-class medical model, their mission was to bring international standard healthcare to their hometown Jaipur. Combining excellence with affordability. Originally established as a specialized cardiac care center, Eternal Hospital has evolved into a comprehensive multi-specialty institution addressing a broad spectrum of healthcare needs with excellence. The hospital has distinguished itself not only through exceptional patient care but also by setting pioneering standards in the medical field. Eternal Hospital holds numerous prestigious milestones. Further strengthening its leadership, Eternal Hospital pioneered Impella, TMVR and TAVR procedures in Rajasthan and now leads the state as the first private institution to offer advanced Da Vinci Xi robotic surgery. नमस्कार, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जब भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की बात होती है तो व्यक्ति सोचता है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ कोई सी भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम हो या पेट की प्रॉब्लम हो, जो कि व्यक्ति सोचता भी नहीं है कि ये मेरे जीवन शैली से कनेक्टेड तकलीफ है। जिसके अंदर अगर कॉमन डिजीज़ की बात करते हैं अपन तो आती हैं पाइल्स हैं, फिशर्स हैं और हर्निया, जो कि आज का टॉपिक है। ये ऐसी बीमारी हैं जिसका लाइफ स्टाइल से भी डायरेक्टली लिंक्ड है और जो अपनी जीवन शैली की वजह से जो शरीर के अंदर जो चेंजेस आते हैं या अपने कहीं प्रेशर्स बनते हैं उसकी वजह से हर्निया भी डेवलप हो जाता है। और हर्निया की सिंपल सी बात है कि कोई भी और एक किसी भी स्पेस का जो पार्ट है अगर दूसरी स्पेस के अंदर एंटर होता है तो उसको अपन हर्निया बोलते हैं। जी हाँ, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए कि हर्निया क्या है, उसके क्या कारण है, उससे कैसे बचाव किया जा सकता है और अगर एक बार हर्निया हो जाता है तो अपने पास उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर DS मलिक, जो कि वरिष्ठ सर्जन, डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, इटर्नल हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जैसे मैंने शुरू में बात की कि ज़्यादातर जो लोग आगे मान के चलते हैं कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में हार्ट की, ब्रेन की, किडनी डिजीज़ होती हैं, पर बहुत सारी सर्जिकल, ऑर्थोपेडिक्स की तो मेजर प्रॉब्लम, अगर कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे नी जॉइंट है, चाहे बैक है, ये सारी प्रॉब्लम लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। पर जो कॉमन सर्जिकल प्रॉब्लम्स की अगर बात करते हैं तो उसमें भी बैड लाइफ स्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपका क्या मानना है? लाइफ स्टाइल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जो हर्निया में ये अपनी एब्डोमिनल वॉल जो है उसके अंदर, एब्डोमेन के अंदर इंटेस्टाइन्स रहती है, ओमेंटम रहता है जो कि यूजुअली फ्री होते हैं, बाकी तो लिवर, स्प्लीन, किडनी, यूट्रस सभी चीज़ें होती है। तो अगर इंटेस्ट बॉडी का कोई भी पार्ट, मसल्स वीकनेस अगर हो रही है और इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ है अपना, तो वो प्रेशर पुश करता है एब्डोमिनल वॉल को और स्पेशली ज़्यादा इम्पैक्ट आता है भाई जो जगह कमज़ोर है, वो पुश होते होते वो हर्निया का रूप ले लेती है। अब बेसिकली क्या होता है कि इंटर एब्डोमिनल प्रेशर कैसे बढ़ता है, यहाँ पे आपके लाइफ स्टाइल्स का रोल आता है। हाँ जी, कि जैसे कब्जी हो गई, आदमी लेटरिन जाने के लिए जोर लगाया तो इंटर एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा है। अगर मान लो उसकी प्रोस्टेट बढ़ी है, पेशाब में कोई दिक्कत हो तो वो जोर लगाता है, पेशाब बढ़ा है।
हैवी लिफ्टिंग वेट का, आजकल जिम का इनका काफ़ी बड़ा चलन चल रहा है, तो उसमें जब हैवी वेट्स लिफ्ट करते हैं तो इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर एकदम से बढ़ता है, जिसकी वजह से भी कई बार हर्निया को बढ़ने में मदद मिलती है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखता है, अपना वेट कंट्रोल रखता है, मसल टोन रखता है, और इस तरीके की जैसे आपने बताया कि एब्डोमिनल प्रेशर नहीं बढ़े, और अगर कोई ऐसी वेट लिफ्टिंग भी करता है तो अपने प्रिकॉशंस रखे, तो ये प्रॉब्लम होने की कम संभावना है। क्या मानना है? बिल्कुल, प्रिकॉशंस ही बहुत ज़रूरी है। अगर अपने को हर्निया से बचाव चाहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट नहीं करें, प्लस साइमल्टेनियसली इस तरह की एक्सरसाइज करें जिससे एब्डोमिनल वॉल की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े। बिल्कुल सही है। स्ट्रेंथनिंग अगर रहेगी तो डेफिनेटली उसका बल्ज होना दिक्कत आएगी। कॉमन हर्नियाज सर कौन कौन से होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर हर्निया तो लोग ये मान के चलते हैं पेट में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या पेट के पार्ट इसी में होते हैं या और भी कई हर्निएशंस हो सकते हैं? हर्निया में क्या होता है, एक तो ये कभी भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। जैसे छोटे बच्चों में होता है तो कॉन्जेनाइटल हर्निया कहलाता है। तो उसमें जो वीकनेस आती है बेसिकली क्या होता है, टेस्टी जो डेवलप होती है, हाँ जी, जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो वो किडनी के पास होती है। जैसे जैसे 7वां 8वां महीना आता है वो किडनी के नीचे जाके और स्क्रोटम में डिसेंड करती है। तो चूंकि वो एब्डोमिनल वॉल को पियर्स करती हुई जाती है तो वो एक पोटेंशियली वीक प्लेस हो गया। हाँ जी, तो जैसे इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा वो वहाँ से हर्निया प्रोट्रूड हो जाएगा। वो तो एक नॉर्मल मिली गई उसकी जगह। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, जो एक्वायर्ड हर्नियाज होते हैं जो बाद में होते हैं, वो अगर कोई भी एब्डोमिनल वॉल की वीकनेस आती है, अब आजकल जो लेटेस्ट इसका कॉज मालूम किया गया है वो है कि कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन टिश्यू होता है, हाँ जी, उसके डिसऑर्डर्स की वजह से ये वीकनेस आती है। तो कोलेजन टाइप 1 और कोलेजन टाइप 3 का रेशियो अगर डिस्टर्ब हो गया तो वो जगह वीक हो जाती है, वो मसल्स में वीकनेस आ जाती है। तो जैसे इंटरएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा वो हर्निया डेवलप हो जाएगा। मेन आप मान के चलते हो कि एब्डोमिनल प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और ये जो आपने बताया कि एक पार्ट तो एब्डोमेन में वीक होता है, ये जो कि इंक्वाइनल हर्निया की बात होती है। जैसे एक आपने बात की कि कंजेनाइटल हर्निया होता है, ऐसा भी होता है कि फैमिलियल हो कि साहब मेरे फादर के भी हर्निया था, ब्रदर के भी था, मेरे भी हर्निया, फैमिलियल या हेरिडिटी की अगर बात करें वो भी हर्निया होता है? एक्चुअली हर्निया हेरिडिटी की वजह से नहीं होता कभी भी। हेरिडिटी की वजह से होता है जैसे अगर फादर की मालूम मसल्स वीक है, मदर की मसल्स वीक है, तो हो सकता है आपकी मसल्स वीक हो। हाँ। लेकिन हर्निया तो अगर आपकी मसल्स वीक है, आपने इंटरएब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा बढ़ा किसी भी वजह से, तो उसी वजह से होगा, वो जेनेटिक नहीं होता। तो ये हर्निया जैसे आपने एक तो बता दिया इंग्वाइनल हर्निया होता है, इसके अलावा और कौन कौन से हर्नियाज होते हैं? हर्निया में क्या होता है कि जिस भी जगह हर्निया होता है उसी के हिसाब से उसका नाम दे दिया जाता है। तो जो कॉमनेस्ट होता है तो ग्रोइन हर्निया जो होता है, जैसे आपने बताया कि इसमें इंग्वाइनल हर्निया अगर इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आता है तो वो इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। अगर वो फीमोरल कैनाल के थ्रू आता है तो फीमोरल हर्निया कहलाता है। अगर ऑपरेटिव फोरामिना से आया तो ऑपरेटिव फोरामिना। इसके अलावा एंटी एब्डोमिनल वॉल से जितने भी हर्निया जाते हैं, जैसे एपिगैस्ट्रिक रीजन से आया तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया हो गया, जिस एरिया से भी वो हर्निया प्रोट्रूड कर रहा है उस एरिया के अकॉर्डिंगली उसका नाम हो गया। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी लाइव है, और जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं इस पर आप कोई भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर 0141 जो जयपुर का कोड है, दूसरा 270409 एंड 270499। हर्निया से रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप डॉक्टर मलिक से इसको पूछ सकते हैं। डॉक्टर मलिक, जैसे आपने बताया कि इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, कई बार देखा गया है कि जब भी सर्जरीज होती हैं या जैसे प्रेगनेंसी है, क्या उसके बाद भी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं क्या? एक्चुअली बेसिक चीज़ वही आती है कि एब्डोमिनल वॉल में कमजोरी की वजह से हर्निया होता है। हाँ जी। अब ऐसे मान लो कि प्रीवियस सर्जरी उसका इंसिजन है तो वहाँ पे वो टिश्यू जो वीकनेस हो जाती है, तो वो उसमें से हर्निया निकला, वो इंसिजनल हर्निया। कई बार इवन ट्रॉमा का स्कार हो जाता है, चोट लग जाती है उसकी वजह से हो जाता है, तो वो इंसिजन कहलाता है। डॉक्टर मलिक, जैसे मैंने शुरू में बात की हर्निया तो चलो आज का अपना टॉपिक है ये, पर जो पाइल्स भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, या फिशर्स की भी बात करें तो ये भी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है क्या एब्डोमिनल प्रेशर से? ये इसी तरह से है कि जैसे कब्जी अगर मान लो हो गई तो पाइल्स होने का, फिशर होने का इनका बेसिक कारण कब्जी है, और रादर कब्जी की जगह भी लेटरिन जाते हैं, जो जोर लगाने लग जाते हैं वहाँ पे स्ट्रेनिंग करते हैं। अब स्ट्रेनिंग बेसिकली क्यों होती है कि या तो उसकी हार्ड स्टूल आती है तो वो स्ट्रेन करता है, या कई बार उसके बैठे बैठे आदत पड़ जाती है कि एक ही बार में मेरा पेट साफ हो जाए, इसलिए वो बैठे बैठे वहाँ पे स्ट्रेनिंग करते रहते हैं। तो इस स्ट्रेनिंग की वजह से पाइल्स भी डेवलप हो जाते हैं, इसी वजह से फिशर भी डेवलप हो जाता है, और अगर एब्डोमिनल वॉल वीकनेस है तो इसकी वजह से हर्निया भी डेवलप हो जाता है। मतलब तो जो आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि फोर्सफुल या स्ट्रेन्यूअस अपन को जो एक डेफिकेशन का टाइम लोग बाग फिक्स कर लेते हैं ना,
वो उस पर नहीं रहना उस चाहिए। पर नहीं रहना चाहिए। वो अपने प्रॉब्लम ये भी रहती है कि आदमी सोचता है मैं घर से होके जाऊं, बाहर कहाँ जाऊंगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। इसमें एब्डोमिनल प्रेशर हाई होने के अंदर वेस्टर्न टॉयलेट और इंडियन टॉयलेट में भी फ़र्क आपको लगता है क्या? क्योंकि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, जिन लोगों के हर्नियाज होते हैं या जिन लोगों के पाइल्स होते हैं, इन दोनों में भी फ़र्क लगता है क्या आपको, आपके क्लिनिकल एक्सपीरियंस से? अगर किसमें क्या होता है कि जो रेक्टम की डायरेक्शन होती है ना, तो अगर अपन वेस्टर्न टॉयलेट की तरफ से तो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, हाँ तो जी। उसमें जो मोशन पास करते हैं उसमें तो आपको स्ट्रेन करना पड़ता है। हाँ जी। तो इसलिए कहते हैं कि आगे या तो छोटा सा पट्टा रखें जिसके ऊपर अपने दोनों पाँव इस पर रख लें हाँ जी। और फिर जाएं। या वैसे इंडियन टॉयलेट में ये पोजीशन अच्छी रहती है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन दिक्कत नहीं आती। बिल्कुल बात की। जैसे एक बार अगर किसी व्यक्ति के इन्ग्वाइनल हर्निया, अपन एक हर्निया की बात करते हैं क्योंकि आपने कॉमनेस्ट हर्निया इन्ग्वाइनल हर्निया बताया, तो इन्ग्वाइनल हर्निया का किस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है? और वैसे तो कहा जाता है हर्निया शुरू के अंदर लोगों को पता ही नहीं चलते, मतलब सिम्टम ज़्यादा नहीं होते, पर कोई भी व्यक्ति क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करे कि उसके जो है हर्निया डेवलप हो रहा है, वो तुरंत जाके सर्जन को दिखाए? देखो, हर्निया जब होता है तो इनिशियल स्टेज में, जैसे आपने कहा, मालूम आदमी को मालूम ही नहीं पड़ता, हाँ जी। क्योंकि बहुत छोटे सी स्टेज में होता है वो, तो पता नहीं चलता। लेकिन उसको पता कब चलता है, जैसे मान लो पेशाब करने गया, उसको जोर लगाया, वो उसको एकदम से मालूम लगा यहाँ से फुलाव हो रहा है, या वो लेट्रिन करने गया, वहाँ से जोर लगाया तो उसको मालूम पड़ा फुलाव हो रहा है, या कहीं पे वेट उठा लिया एकदम से, उसको लगा कि इनमें तो एकदम से दर्द हो गया यहाँ पे और वो फुलाव हो रहा है। तो जब उसको इस तरह की चीज़ें मालूम होती है तब फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, फिर दिखाता है साहब मेरे को तो ये प्रॉब्लम है, आप देखो इसमें कहीं हर्निया तो नहीं हो गया। बिल्कुल। तो इस तरह से फाइनल कंफर्मेशन तो डॉक्टर ही बताएगा, लेकिन उसको अनुमान हो जाता है कि मेरे को हो सकता है हर्निया हो गया हो। एक ये जो जैसे बाबूलाल जी का यूट्यूब पे सवाल है कि अगर टाइमली अपन हर्निया को नहीं पकड़ें तो क्या वो कॉम्प्लिकेशंस में बढ़ जाता है, या अगर आपको जब तक कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे हो तब तक आप उसको डिले कर सकते हो? देखो, हर्निया एज सच कभी कोई इमरजेंसी नहीं होती, तो आप चाहो तो इसको डिले कर सकते हो, इसमें कभी दर्द नहीं होता, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर अपन डिले करते हैं इसमें और कभी इसके अंदर आते अटक गई या फंस गई, हाँ जी। तो वो पहले तो ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हो जाता है। अगर मान लो उसकी ब्लड सप्लाई भी साथ में कंप्रोमाइज हो गई तो स्टेमुलेटर नहीं होता है, उस टाइम इतना सीवियर पेन होगा कि आपको इमरजेंसी में ही सारे काम छोड़कर पहले आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। मेडिकल इमरजेंसी, एक मेडिकल तरीके की। इमरजेंसी क्रिएट हो जाएगी और उसको आपको तुरंत ही ऑपरेट करना पड़ेगा। आपके लिए 1 मिनट बैठना भी भारी हो जाएगा। एक तो आपने बताया कि शुरू के अंदर तो व्यक्ति को ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं है, पर सिम्टम्स अगर हैं तो किस तरीके से प्रेजेंटेशन? लोगों को तो कोई भी चीज़ फूली हुई दिखती है तो उसको गांठ मान के चलते हैं, तो नॉर्मल गांठ में और हर्निया का जो प्रोट्रूजन है उसमें डिफरेंस कैसे आदमी जज कर सकता है कि नहीं ये मेरे हर्निया हो सकता है और कोई खतरनाक गांठ नहीं है? देखो, अगर नॉर्मल गांठ होती है तो वो तो गांठ हमेशा बनी रहेगी उसको, लेकिन अगर वो हर्निया की गांठ है, उसको महसूस हो रही है, तो वो उसको क्लियर कट ये भी महसूस होगा कि जैसे प्रेशर बढ़ा वो गांठ बन गई और जैसे प्रेशर रिलीज हुआ वो गांठ वापस अपने आप बैठ गई, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि ये तो मेरे को हर्निया की गांठ है, ये ऑर्डिनरी गांठ नहीं है। ऑर्डिनरी गांठ तो हमेशा बनी रहेगी, उसको वो बैठेगी नहीं कभी भी। जब भी डायग्नोसिस की बात आती है तो 2-3 चीज़ें, जैसे अपन जो कॉमन बीमारियों की बात कर रहे हैं उसमें एक अपेंडिक्स भी है, जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन से क्लिनिकल जजमेंट की ज़्यादा वैल्यू मानी जाती है कि हो सकता है इन्वेस्टिगेशंस से पहले ही आप बता देते हैं कि भाई ये, तो अगर क्लिनिकली बात करें वो तो आप पकड़ ही लेते हैं, अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो कोई इन्वेस्टिगेशन से भी पता चलता है क्या इन्ग्वाइनल हर्निया नहीं और दूसरे हर्निया की भी बात करें? साधारणतया तो क्लिनिकली मालूम चल जाता है, लेकिन एक तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपने को इन्वेस्टिगेशन चाहिए होता है, दूसरा मान लो कि लीगल आजकल इतने केसेस होने लगे, तो हमेशा एक डॉक्यूमेंट होना आपके पास में जरूरी होता है कि वाकई में ये हर्निया है। तो उसके लिए सबसे पहले जो डायग्नोसिस करवाते हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन जो करवाते हैं वो तो सोनोग्राफी करवाते हैं। हाँ जी। और सोनोग्राफी में ज़्यादातर हर्निया क्लियर कट आ जाते हैं, लेकिन अगर सोनोग्राफी में कोई चीज़ पकड़ में नहीं आती तो फिर हम जाते हैं सीटी स्कैन के लिए, और कई बार सीटी स्कैन से भी नहीं आती तो फिर हमारे कहते हैं, या फिर और भी बाद में जाता है डाउट रहता है तो फिर हर्नियोग्राफी करवाते हैं, तो उसे वो क्लियर पिक्चर हो जाता है कि भाई इसमें ये पर्टिकुलर हर्निया है। पहले जब भी हर्निया हुआ करते थे और लोग बाग उसको, क्योंकि इलाज उसका केवल सर्जरी होती थी, अभी भी आज की तारीख में भी हर्निया का तो बेसिकली ट्रीटमेंट सर्जरी है, पर लोगों को लगता था कि साहब मेरे ग्रैंडफादर ने या फादर ने सर्जरी कराई थी, फिर वापस हर्निया हुआ, फिर दोबारा सर्जरी हुई, 2-2, 3-3 बार सर्जरी होती थी। आपका इतना मोर देन 50 ईयर्स का करीब एक्सपीरियंस हो गया,
पहले की अगर अपन ट्रीटमेंट की बात करें और आज में क्या मेजर डिफरेंस आया है कि आज हर्निया एक तरीके से डे केयर सर्जरी बन गई? देखो, हर्निया का ट्रीटमेंट तो केवल मात्र ऑपरेशन है। हाँ जी। है ना? केवल जो एसिम्टोमेटिक हर्निया होते हैं, मिनिमल सिम्टोमेटिक होते हैं, उसमें हम आजकल वॉचफुल वेटिंग कहते हैं। वह वेट करते हो, अगर मान लो जब भी सिम्टम्स आए तब जाके ऑपरेट कर दो, तब तक वेट कर सकते हैं। लेकिन अब पहले जो ऑपरेशन होता था, बेसिकली सिंपल ऑपरेशन हुआ करता था, जिसको एक हर्नियोग्राफी कहते थे। तो उसमें क्या किया करते थे कि जैसे हर्निया सैक को तो अंदर डाल दिया, और उसके बाद जो डिफेक्ट है हर्निया का, हाँ। उसको रिपेयर करते थे, टाँके लगा करके रिपेयर करते थे। तो उसमें टेंशन रहता था, टेंशन की वजह से तो दर्द होता था काफ़ी, और रिकरेंस रेट काफ़ी ज़्यादा थी। इवन कुछ स्टडीज में तो 30 से 40% तक रिकरेंस रेट हुआ करती थी पहले जो हर्निया ऑपरेट किया करते थे। उसके बाद से जब से मैश का डेवलपमेंट हुआ, तो टाँके आजकल नहीं लगाते, और केवल उससे मैश से ही उस जो डिफेक्ट होता है उसको कवर कर देते हैं, जिसको टेंशन फ्री रिपेयर कहते हैं। तो इस केस के आने के बाद में रिपेयर जो रिकरेंस रेट है वो लगभग 1% पे आ गई। यानी जो पहले रिकरेंट 20-30%, 40% तक हुआ करती थी, वो आज की तारीख में 1 से 2% रिकरेंस रेट आ गई। तो इस तरह से रिकरेंस काफ़ी कम हो गई, टेंशन कम नहीं हुआ, टेंशन फ्री रिपेयर हो गई, उस वजह से पेन नहीं होता। तो क्वालिटी ऑफ जो सर्जरी है वो काफ़ी इंप्रूव हो गई। ये जैसे हाँ जी। उसके बाद अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आ गई। ये तो ओपन सर्जरी में होता था पहले, अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में टाँके भी कम लगते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, फिर अंदर जाके पोस्ट रिपेयर करते हैं उसके, तो उसमें पेन और भी कम होता है, रिकवरी जल्दी होती है, रिकरेंस रेट कम होती है। तो ये एडवांटेज होने लगे। ये जो आप मैश लगाते हैं, इसके अंदर भी कोई डेवलपमेंट हुआ है क्या? क्योंकि कोई भी फॉरेन बॉडी अगर अपने लगती है तो उसमें प्रॉब्लम्स आ ही सकती हैं। तो इसमें भी कोई डेवलपमेंट हुए हैं क्या कि आजकल जो मैश हैं इस तरीके के हैं, या वो एब्जॉर्बेबल भी मैश बनते हैं क्या? पहले जो मैश आती थी वो पहले तो इवन मेटेलिक टेप आती थी, मैश आती थी, इवन जो सिल्वर की मैश आती थी। अब उसके बाद में कई जो फाइन पार्टिकल वाले मेटेरियल्स की मैश आने लग गई। जो कॉमनेस्ट मैश प्रचलित है आज की तारीख में प्रोलिन मैश होती है। तो इसमें भी जो हैवी मैश होती है, लाइट वेट मैश होती है, एब्जॉर्बेबल मैश होती है, नॉन एब्जॉर्बेबल मैश होती है। तो जो लाइट वेट मैश होती है वो पेन कम करेगी, और इसमें पोर्स की साइज लाइट बड़ी होती है, और उसकी वजह से वेट उसका लाइट हो जाता है। प्लस कंपोजिट मैशेज आने लगे, जिसमें एक लेयर एब्जॉर्बेबल होती है, एक लेयर नॉन एब्जॉर्बेबल होती है। तो जो एब्जॉर्बेबल लेयर होती है वो 2-3 महीने एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उसका वेट लाइट हो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं करेगी। ऐसे प्योरली एब्जॉर्बेबल मैशेज भी आती है जो बायोलॉजिकल मैशेज होती है। तो कई बार जैसे इन्फेक्टेड केस होता है और उसमें मैश लगाने की जरूरत होती है, तो फिर हम एब्जॉर्बेबल मैश जो बायोलॉजिकल मैश होती है, जैसे फिजियो मैश आती है, वो लगाते हैं। तो उससे वो थोड़े टाइम बाद एब्जॉर्ब हो जाती है, बॉडी में मैश का नाम की चीज़ नहीं रहती, और वो जो फाइब्रोसिस होता है उसी से स्ट्रेंथ से वो रिपेयर होता है। जैसे एक तो आपने बात की कि एब्डोमिनल प्रेशर की अगर बात करें, ड्यूरिंग ऑपरेशन या ऑपरेशन के बाद अगर वो व्यक्ति वही चीज़ों पे रहता है कि एब्डोमिनल प्रेशर रहता है, उसका कॉन्स्टिपेशन रखता है, वेट लिफ्टिंग कर रहा है, क्रॉनिक कॉफ जिसके रह रहा है, क्या ये रिकरेंस के लिए बढ़ावा देते हैं? क्या ये जितने भी फैक्टर्स जो पहले जिन्होंने हर्निया किया और आज वापस वही अगर लाइफ स्टाइल के अंदर रहते हैं तो वापस होने के चांसेस रहते हैं क्या? जब भी हर्निया का पेशेंट हमारे पास में आता है, तो जब हम शुरू में काउंसलिंग करते हैं तभी उनको ये चीज़ें समझाते हैं कि देखो बेसिक हर्निया डेवलप होने का कारण ये होता है, जो इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर होता है। अब आपके मसल्स वीक है, क्यों हो रहे, मोटापा बढ़ा हुआ है आपका, ओबेसिटी है आपकी, या मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, या आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो, इन सब चीज़ों से हर्निया डेवलप होते हैं। तो अब हम जब ऑपरेट कर देंगे तो हम एक बार क्या सिचुएशन आएगी ऑपरेशन के बाद में, आप नॉर्मल हो जाओगे। हाँ जी। लेकिन अगर बाद में आपने यही लाइफ स्टाइल बाद में भी रखी, तो फिर संभावना है कि आपकी रिकरेंस रेट बढ़ जाएगी। क्योंकि 1% जो रिकरेंस होते हैं डेफिनेटली इसके कुछ तो कारण होते ही हैं। हाँ जी। वो कारण यही होते हैं कि जब आपने अपने हैबिट्स को, आप एक बार नॉर्मल हो गए, आप सब भूल गए, और उसके बाद वापस उसी लाइफ स्टाइल पे आ गए, तो फिर से रिकरेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे नी जॉइंट की अगर सर्जरी की बात करते हैं तो लोगों के दोनों घुटने खराब हो जाते हैं। लोग कहते हैं भी दोनों को घुटनों को एक साथ बदल दो। हर्निया में भी बहुत बार देखा गया है कि आप तो इतने समय से देखते हैं कि दोनों तरफ लोगों के हर्निया डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे के अंदर दोनों तरफ की एक साथ करते हैं, या पहले एक की करिए और फिर दोबारा की दूसरे की करते हैं? जिनके एक साइड में हर्निया होता है, ऐसे केसेस में 22% केसेस ऐसे होते हैं जिनके दूसरे साइड का हर्निया भी डेवलप होता है। हाँ, मतलब वो आज नहीं, आगे पीछे होगा। आगे पीछे हो सकता है।
लेकिन अगर दोनों साइड हर्निया तो हम प्रेफर ये करते हैं कि दोनों साइड के हर्निया आप एक साथ एक साथ ही ऑपरेट करा करवा लें। लें। कोई उसमें एडवांटेज ये रहता है जैसे आजकल लेप्रोस्कोपिक है, अब आपने पेट में एंटर किया हुआ, आपने एक साइड का करी, उसी साइड में दूसरी साइड का भी ऑपरेट हो जाएगा, आपके एक ही एडमिशन में दोनों काम हो जाएंगे। अदरवाइज आपको दूसरे नेक के लिए दोबारा से एडमिट लेना पड़ेगा, दोबारा से सारे इन्वेस्टिगेशन होंगे, दोबारा सारी दवाइयाँ खाओगे, दोबारा से हॉस्पिटलाइजेशन होगा। सारी ये सारी परेशानियों से बचने के लिए बेटर ये कि आप एक साथ ही करवा लो। हाँ, क्योंकि दोनों तरफ जो कैनाल तो दोनों तरफ ही है, दोनों तरफ है, तो चांसेस तो ये रहते हैं कि जिसकी एक तरफ हर्निया बन गया उसकी दूसरी तरफ और हर्निया। इसमें रिकवरी भी उसी टाइम में हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 2 टाइम तो डबल टाइम लगेगा रिकवरी का, ऐसा नहीं होता है, वो सेम टाइम में दोनों साइड रिकवरी एक साथ हो जाएगी। डॉक्टर मलिक, क्योंकि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, जो सर्जरी करते हैं उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए? एक तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो चलो एक प्रोसीजरल टोटल चेंज आ गया, पर जो आप सर्जरी करते हैं हर्निया की, इसमें प्रोसीजरल चेंज क्या क्या आया है सर्जरी के अंदर? प्रोसीजरल चेंज से मतलब है कि जैसे पहले ओपन हर्निया सर्जरी हुआ करती थी, हाँ जी, इसमें हम हर्नियोग्राफी किया करते थे। उस टाइम मैश का चलन मिल, जब से मैश चलन हुआ तो मैश लगाने लगे तो हर्नियोप्लास्टी हो गई। हाँ जी, अब हर्नियोप्लास्टी के उसमें और रिपेयर चेंज आ गए। जब लेप्रोस्कोपी आ गई तो लेप्रोस्कोपी में 2-3 रिपेयर्स होते हैं इंग्वाइनल नेक, जैसे TAPP होता है, हाँ जी, जिसमें इंट्रापेरिटोनियल जाकर के फिर करते हैं, एक TEP होता है जो टोटली एक्स्ट्रा पेरिटोनियल होती है। इन सब चीज़ों में पेन काफ़ी कम हो गया। अब आजकल रोबोटिक सर्जरी और डेवलप हो गई, हाँ जी, तो इसमें और भी बेटर रिजल्ट्स आने लगे, क्योंकि प्रिसीजन सर्जरी का बहुत बढ़िया हो गया। इसमें विजन जो आपका 3D हाई डेफिनेशन विजन मिल रहा है आपको, मैग्नीफिकेशन 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन देख रहा है, प्लस आप कंसोल पे बैठ के काम करो तो कंफर्टेबली काम कर रहे हो, और जब कंसोल बैठ के काम करो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप एब्डोमेन में ही बैठे हो, हाँ तो जी। बिल्कुल पास में बहुत अच्छा विजन रहता है, तो बिल्कुल एक्यूरेट सर्जरी होती है। लोगों को लगता है कि रोबोटिक सर्जरी का मतलब है कि रोबोट आएगा, एक लेमैन की मैं बात कर रहा हूँ, और वो आके सर्जरी करेगा। तो एक्चुअली रोबोटिक जैसे सर्जरीज आप लोग करते हैं तो उसमें किस तरीके से रहता है? मतलब रोबोट ही काम करता है, एक्चुअल काम आप कर रहे होते हो रोबोट से करवाते हैं? लेमन का सोचना वाकई में यही है जैसा कि आप बता रहे हैं, क्योंकि रोबोट लोगों को दिखते हैं आजकल चलते हुए रोबोटिक चीजें, तो उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली यही फीलिंग है लोगों हाँ की जी। कि रोबोट सर्जरी करता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता। रोबोट के थ्रू हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी तो हम ही करते हैं, हाँ जी, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स थोड़े से डिफरेंट है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, यहाँ पे सर्जरी करते हैं, सामने मॉनिटर पे देखते रहते हैं। हाँ जी, इसमें हम कंसोल पे बैठते हैं, कंसोल पे देखते हैं, और यहीं से सारे इंस्ट्रूमेंट्स के मूवमेंट को गाइड करते हैं। तो गाइड हम ही करते हैं, तभी वो इंस्ट्रूमेंट चलेगा। ऐसा नहीं कि रोबोट अपने आप आके सर्जरी करेगा, हाँ, वो नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ। बेसिकली बस आपकी हैंडलिंग ऑफ द टिश्यू जो है वो खुद की हाथ की जगह बिल्कुल। रोबोटिक हैंड से यूज करते हैं। जब भी हर्निया की सर्जरी होती है, पहली चीज तो नॉर्मल स्टे कितना होता है, और नॉर्मल लाइफ कितने टाइम बाद वो लीड कर सकता है, जैसे रूटीन वॉकिंग, एक्सरसाइज, जो भी अपनी लाइफ विद ड्यू प्रिकॉशंस, नॉर्मली कितना रहता है? साधारणतः हम 2 दिन लेते हैं हर्निया के ऑपरेशन के लिए। हाँ जी, 2 दिन से मतलब कि आजकल ज़्यादातर केसेज इंश्योरेंस वाले आते हैं, तो उनके इन्वेस्टिगेशंस भी आफ्टर एडमिशन ही होते हैं। हाँ जी, तो पहले दिन तो हम जब एडमिट करते हैं इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, उसके बाद एक फिजिशियन से फिटनेस ली जाती है कि भाई मेडिकल पॉइंट से सर्जिकली फिट है कि नहीं। एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उसको देखता है कि एनेस्थीसिया पॉइंट से फिटनेस नहीं, अगर मान लो कार्डियक प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट उसको चेक करता है, तो एक दिन तो उसमें लग जाता है, और फिटनेस होने पर नेक्स्ट डे हम ऑपरेट कर देते हैं। हाँ जी, उसके नेक्स्ट डे जो सेकंड पोस्ट ऑफ डे होता है, उस दिन हम उसको पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। मतलब 2 दिन का एक्चुअल 2 स्टे दिन तो, का एक्चुअल स्टे होता है। ज़्यादा अगर पेन की कंप्लेंट करता है तो उसको 3 दिन का स्टे मान लो। हाँ जी। तो ऑन एन एवरेज 2 डेज का स्टे सफिशिएंट होता है इस हर्निया की सर्जरी के लिए। और नॉर्मल लाइफ कितने दिन बाद वो लीड जब कर 2 दिन सकते हैं? बाद हम उनको डिस्चार्ज करते हैं तो हम पेशेंट को ये सलाह दे करके भेजते हैं कि आप घर जाकर के, जैसे हम यहाँ पे घुमा देते हैं पेशेंट को, आप घूम सकते हो, ऊपर चढ़ सकते हो, नीचे उतर सकते हो, चेयर पे बैठो, सोफे पे बैठो, कोई मिलने वाले आए तो आप चेयर पे बैठ के बात करो, रूटीन वर्क छोटा मोटा वर्क कर सकते हो। 7 दिन बाद उसको बुला के उसके टाँके निकाल देते हैं। उसके बाद हम उसको समझा देते हैं कि अब आप प्रैक्टिकली बिल्कुल नॉर्मल हो, तो जो भी आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ हो वो सब कर सकते हो। केवल ध्यान आपको ये रखना होता है कि जब हम ऑपरेट जिस जगह किया तो ऑपरेटेड जो पार्ट है उस जगह अगर जोर पड़ेगा तो आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट या दर्द हो सकता है, उसके कोई दवा की आवश्यकता नहीं, आप थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ध्यान ये रखना था आप ज़्यादा वेट नहीं उठाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं झुकेंगे, ज़्यादा भागादौड़ी नहीं करेंगे, ब्रिस्क वॉक नहीं करेंगे। बाकी रूटीन एक्टिविटी आप सब कर सकते हो, इवन मार्केट जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं, सबका रूटीन कर सकते हैं। कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी होती है, क्योंकि एक इंसिजनल जो हर्निया है वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है, और एब्डोमिनल सर्जरी खास तौर पे क्योंकि आजकल ओबेसिटी बढ़ गई है,
लैक्सिटी ऑफ वॉल बढ़ी हुई है ये, उनको आप लोग एब्डोमिनल बेल्ट भी एडवाइस करते हैं, बाइंडर एडवाइस करते हैं। एक जैसे नी जॉइंट की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई ये अगर एडिशनल लगाएंगे तो उसमें दिक्कत ही आएगी, तो एब्डोमिनल बाइंडर आपने लगा के पेशेंट को भेज दिया। नॉर्मली कितने समय तक उसका एब्डोमिनल बाइंडर लगाना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है लोग 6-6 महीने तक बाइंडर लगा के घूम रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि ओवर यूज ऑफ एनीथिंग भी आपकी मसल्स को वीक कर सकती है, क्या मानना है? एब्डोमिनल बाइंडर का बेसिक पर्पस ये होता है कि आपके एब्डोमिनल मसल्स को सपोर्ट रहे, दैट्स ऑल। तो 2-3 महीने ऑन एन एवरेज सफिशिएंट होते हैं, जिसके लिए कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद तो नॉर्मल ग्रोथ आ जाती है टिश्यूज के सबके, तो फिर उसके बाद में कोई आवश्यकता नहीं होती। और जो मसल टोनिंग एक्सरसाइजेस कब से स्टार्ट कर सकता है? आफ्टर 3 मंथ्स। आफ्टर 3 मंथ्स मसल टोनिंग एक्सरसाइज। कई बार डॉक्टर मलिक ये भी देखा गया है कि अपने जो पार्ट होता है एब्डोमेन का, वो कई बार चेस्ट के अंदर भी घुस जाता है, तो ये क्या चीज़ होती है? और दूसरा, हाँ, जो हाइटस हर्निया होती है, और ये प्रॉब्लम इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि आदमी को लगता है मेरे तो पता नहीं क्या हार्ट में प्रॉब्लम होगी। तो पहली चीज़ कि ये जो हाइटस हर्निया है वो क्या होता है, और इसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, और किस हार्ट की डिजीज को कैसे मिमिक कर सकता है? एपिगैस्ट्रिक रीजन में कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है, उसके 2-3 वजह होती है। तो स्टमक की वजह से होती है, इंटेस्टाइन्स की वजह से होती है, या हार्ट की वजह से होती है। हाँ जी। तो इस रीजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बैकअप माइंड में अपने डायग्नोसिस में सब चीज़ें आ जाती है एकदम से, हाँ कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब जो हाइटस हर्निया में क्या होता है, जैसे जो इसोफेगस और स्टोमक का जंक्शन होता है, वहाँ पे डायफ्राम आ जाती है बीच में। हाँ जी। तो उस डायफ्राम को पियर्स करके स्टोमक में कनेक्ट होता है इसोफेगस, तो वो वाला पार्ट जैसे लेग्स हो गया और उसमें गैप आ गया, तो वो स्टोमक ऊपर चढ़ जाता है, हाँ जी, अलॉन्ग द इसोफेगस। ये हाइटस हर्निया कहलाता है। तो इसमें उसको डाइजेशन में दिक्कत आएगी, उसको डकार आने लगेगी, सोएगा तो दिक्कत आएगी एकदम से। इसलिए उसको पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप अपने इसको तकिए को लगा के रखो, ताकि ऊंचाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बड़ी एसिडिटी से रिलेटेड काफ़ी ये लोगों को प्रॉब्लम्स रहती है। तो इसके अंदर क्योंकि हाइटस हर्निया भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें भी कोई एडवांसमेंट्स हुए हैं क्या इसको रिपेयर करने की? क्योंकि एक तो ज़िंदगी भर वो आप कहो कि खाना खाने के बाद 3 घंटे तक मत सो, बैठे रहो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नहीं, इसमें तो काफ़ी एडवांसमेंट्स हुए हैं, और आज के जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं उसमें इसकी रिपेयर इतनी अच्छी हो जाती है कि उसको एकाएक किसी के बाद में पता भी नहीं चलता कि क्या तकलीफ है। क्योंकि जैसे आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात की, आजकल एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी बहुत सारे होने लगे हैं। तो इस हाइटस हर्निया के अंदर भी कोई रिपेयर की चीज़ें आई हैं कि एंडोस्कोपिकली? एंडोस्कोपिकली इसमें जो टिश्यू को रिपेयर करते हैं ना वहाँ पे, तो उसे डायग्नोज भी उसी से करते हैं, उसी से कई बार रिपेयर भी कर देते हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ एंडोस्कोपिकली। तो बेसिकली मैं बस, क्योंकि मैं चाहूँगा कि संदेश के रूप के अंदर कि हर्निया की बेसिक जो कारण है वो क्या है, और सर्जरी में कितनी सक्सेस है कि आदमी को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए टाइमली ऑपरेट कराने में, और अगर टाइमली ऑपरेट नहीं होता तो कॉम्प्लिकेशंस किस लेवल तक जा सकते हैं, क्या मानना है? तो हर्निया के मेन कारण तो वो है कि एब्डोमिनल वॉल में वीकनेस है। अब वीकनेस किसी भी वजह से हो सकती है, प्रीवियस सर्जरी की वजह से हो सकती है, प्रीवियस कोई चोट लगी उसकी वजह से हो सकती है, मोटापे की वजह से हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है, असाइटिस की वजह से हो सकती है, वो हैवी लिफ्ट हो तो उसकी वजह से हो सकती है, और फिर इंटरएब्डोमिनल प्रेशर अगर बढ़ता है आपका, तो मेन कारण ये होता है। तो आपको हमेशा आगे बचने के लिए ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस तरह का कोई काम आप नहीं करें जिससे कि आपका इंटरएब्डोमिनल प्रेशर बढ़े। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर मलिक ने कही कि बेसिकली एब्डोमिनल प्रेशर आपको जैसे लंबे समय तक खांसी रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, या वेट लिफ्टिंग करना, या इस तरीके का आपका वर्क है जिसमें एब्डोमिनल प्रेशर हाई रहता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर कोई भी चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं उसको समय पे डॉक्टर को जाके दिखाएं, क्योंकि कई बार ये जो हर्निया जब स्ट्रैंगुलेट होते हैं, अटक जाते हैं, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। डॉक्टर मलिक आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, जनगणना में जो भी जानकारी आप देते हो वो सरकार के पास जाती है,
कल को उससे आपके ऊपर जांच हो सकती है, टैक्स का नोटिस आ सकता है। सोच समझ कर जानकारी दीजिए। ये एक गलतफहमी है, आइए सच जानते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और इसका इस्तेमाल कभी भी किसी जांच, टैक्स या कानूनी मामले में नहीं होगा। ये जानकारी केवल जनसंख्या के आंकड़े तैयार करने के लिए उपयोग की जाती है। ऐसी अफवाहों से दूर रहिए और जनगणना में जरूर हिस्सा लीजिए। हमारी जनगणना, हमारा विकास।